अगला टॉपिक है क्षारक। क्षारक को समझने से पहले आपको शुरू में ही एक लाइन बता दिया जाए। जिस तरह से अम्ल जल में घुलनशील होता था वैसे क्षारक भी जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो एक लाइन, तो शुरू में ही ये कह दिया गया कि वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार यानी अल्कली कहते हैं। अब हमको केवल उन्हीं क्षारक के बारे में पढ़ना है जो जल में घुलनशील होंगे। ऐसे में हम सब क्षारक ना बोल के हर बार क्षार बोलेंगे, क्योंकि हर क्षार जो हमारे सामने आएगा वो जल में घुलनशील तो होगा ही। ऐसे में अब आपसे क्षार की परिभाषा पूछ दी जाए तो परिभाषा क्या तैयार होगा? तो इसकी जो परिभाषा है वो निश्चित ही इसके गुणों से जुड़ी होती है। तो गुण हो गए कि यह स्वाद में कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। जहां वो H प्लस आयन देता था ये OH माइनस आयन देगा। तो ये गुण भी हो गए क्षार के, या परिभाषा भी हो गया। क्षार किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आपको कुछ देखना हो क्षार, तो आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको क्षार का कुछ उदाहरण देखना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये सारे उदाहरण हो गए क्षार के। अब देखिए, अगर आपको क्षार लिटमस पेपर की मदद से पहचानना हो तब तो आप कह सकते हैं अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वो क्षार है। लेकिन अगर आपको नाम या सूत्र देखकर पहचानना हो तो उसका उपाय है कि अगर हर एक के अंत में OH है मतलब वो सारा का सारा क्षार है, जिसके भी अंत में OH होगा। जैसे हम अम्ल में देखते थे जिसके शुरू में H होता था वो अम्ल होता था, वैसे ही अब जिस जिस के अंत में OH होगा वो आपका क्षार होगा। और खास बात क्या है कि ये जहां वो जल में घुलकर H प्लस आयन देता था, ये जल में घुलकर इसी OH को OH माइनस आयन दे रहा होगा जब ये OH अलग होगा। इस तरह से OH माइनस आयन देने वाला क्षार कहलाएगा। फॉर्मूला देख के अब आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये तो दो चीजें हो गई, एक तो आपने यहाँ क्षार का परिभाषा देख लिया और दूसरा क्षार का गुण, भौतिक गुण जिसको आप कह सकते हैं, वो देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से अम्ल के दो प्रकार हमने देखे थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वैसे ही अब हम सब क्षार के भी दो प्रकार देखेंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो जिस तरह से अम्ल दो प्रकार के थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वैसे ही क्षार भी दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षार क्षार और दुर्बल क्षार। अम्ल में जल में घुलकर अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता था वो प्रबल अम्ल कहलाता था। तो क्षार में वो क्षार कहलाएगा प्रबल क्षार जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे रहा है, और जो कम मात्रा में OH माइनस आयन दे रहा है वो कहलाता है दुर्बल क्षार। तो इस तरह से दोनों प्रकार के क्षार हो गए। प्रबल में उदाहरण हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक बात बता दूं, एक शब्द आता है प्रति अम्ल, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं हम सब एंटासिड। अगर आप इसको तोड़िए तो ये एंट एसिड निकलता है, प्रति अम्ल यानी अम्ल को काटने वाला। तो अगर कभी खाना खाते हैं और पेट में जलन होने लग जाती है तो उस जलन को शांत करने के लिए, जलन तो होता है इसलिए क्योंकि पेट में अम्ल बढ़ गई होती है, चाहे वो HCl जमा हो जाए अत्यधिक सेक्रेट करने के कारण, पेट में जो खाना पचाने के लिए अम्ल सेक्रेट होता है उस अम्ल के कारण पेट में जलन हो रहा होता है। अगर उस जलन को शांत करना होता है तो हमको जरूरत पड़ती है प्रति अम्ल की, यानी अम्ल को काटने वाला। तो वहां हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं, और जिस क्षार का इस्तेमाल करते हैं वो क्षार यही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल भले हम कंपनी और ब्रांड के हिसाब से इनो पी रहे हो या कुछ भी ले रहे हो पेट की जलन शांत करने के लिए, वो ब्रांड का नाम चाहे जो भी हो, उसके अंदर जो केमिकल होता है या जो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो आपसे पूछा जाता है एक प्रति अम्ल यानी एंटासिड का नाम बताएं, तो जवाब होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। अगर आप बात कीजिए इसके साधारण नाम की तो इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो एंटासिड या वो प्रति अम्ल है जो पेट में अम्लीयता की मात्रा को समाप्त करता है। तो इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप याद रखें, ये एक प्रति अम्ल है जो पेट में बढ़ रहे अम्ल की मात्रा को समाप्त करता है। तो इस जगह हमने क्षार की परिभाषा, क्षार के भौतिक गुण और क्षार के प्रकार को देख लिया। अब बचता है क्षार का रासायनिक गुण। हाँ, क्षार भी जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। जिस तरह से अम्ल जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करता था क्योंकि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता था और वो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता था, उसी तरह क्षार जल में घुलकर OH- आयन देता है और यही OH- आयन जो है जल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी बनता है। होने को तो आप कह सकते हैं कि NaOH है तो Na+ बनाया और OH- बनाया, तो बिल्कुल कोई भी आयन बनना चाहिए वो विद्युत का चालन करेगा। पर ये तो हर एक के साथ बदलता रहता है ना, जैसे कभी सोडियम होगा, कभी पोटेशियम होगा, कभी मैग्नीशियम होगा, कभी कैल्शियम होगा, पर OH सब में कॉमन है। इसलिए हम इस पर चर्चा ना करके ये कहते हैं कि जल में OH- आयन बना देता है या उत्पन्न कर देता है, इसलिए OH आयन ही जल में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल में विद्युत धारा के प्रवाह से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर इसमें भी पूछा जाता है तो इसका जवाब अम्ल के जैसा ही होगा। देखो, अब तक जो हम सब देखे वो पहला था क्षारक, और क्षारक से आगे बढ़े थे और बोले थे कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी एक तो होता है बेस, और वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम बोलते हैं अल्कली। इंग्लिश हो गया थोड़ा सा, लेकिन क्षारक और क्षार, क्षारक सब जितने भी क्षार है सब क्षारक, मतलब जितना भी तुम जानते हो सब के सब क्षारक है, लेकिन उसमें से जो जो पानी में घुल सकता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्षार। इसके बाद हम सब क्षार के प्रकार भी देख लिए थे, दो ही था, कौन कौन, प्रबल और दुर्बल। इसके बाद क्षार के भौतिक गुण की बात करते हैं। तो हालांकि पॉइंट बना के तो हम भौतिक गुण नहीं पढ़ाए थे, पर यह था कि जितनी भी चीजें तुमने परिभाषा के दौरान जानी, क्षार का परिभाषा जानते हुए जितनी भी चीजें पता चली, वो सब क्या कहता था, वो सब कहता था कि ये जो है ये क्षार का भौतिक गुण है। जैसे पहला भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो स्वाद में क्या होता था, कड़वा होता था, ये पहला भौतिक गुण हो गया। दूसरा क्या था, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता था, लाल को नीला कर देता था, ये दूसरा भौतिक गुण था। तीसरा, जब इसको वाटर में पानी में घोलते थे तो OH- आयन देता था, ये तीसरा भौतिक गुण था। तो परिभाषा भी तो वही था ना, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा जल में घुलकर OH- आयन देता है, उसे हम क्षार कहते हैं। इससे आगे बढ़ो तो एक कॉमन हो जाएगा जो तुम अम्ल में भी जोड़ सकते हो और क्षार में भी, कि तो ये भौतिक गुण हो गया कि जलीय अवस्था में क्षार विद्युत का चालन करता है। तो इस तरह से भौतिक गुण भी देख लिए तुम, किसके, क्षार के। अब बारी है क्षार के रासायनिक गुणों को देखने का। क्षार के रासायनिक गुण में हम सबसे पहले देखते हैं धातु से अभिक्रिया। क्षार का पहला रासायनिक गुण धातु से अभिक्रिया। अब अम्ल में भी हम सब पहला यही पढ़े थे, अम्ल के रासायनिक गुण में भी अम्ल का धातु से अभिक्रिया। पर अम्ल के साथ खास बात क्या था कि अम्ल लगभग सभी धातु से अभिक्रिया कर लेता है, ये अम्ल की खासियत है। लेकिन जो क्षार होता है ना वो बहुत कम धातुओं से अभिक्रिया करता है, कुछ धातुओं से ही अभिक्रिया करता है, सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है। मान लो हम एक क्षार लेते हैं NaOH, इसको अभिक्रिया करा दें हम जिंक से, तो ये जो है इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा सोडियम जिंकेट। जिंकेट के लिए तुम सब उधर देख लिए हो ZnO2 होता है और उसकी वैलेंसी होती है -2, वो 2 यहां आ जाएगा। तो सोडियम जिंकेट तैयार होता है कब, जब क्षार अभिक्रिया करता है धातु से, और इन सारी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन बच जाता है अकेला, तो यहां भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
क्योंकि सारे धातु से अभिक्रिया करता ही नहीं है क्षार, एक धातु से अभिक्रिया कर रहा है जिंक के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये क्षार का पहला अभिक्रिया हो गया। अगर दूसरा अभिक्रिया क्षार का देखना चाहो तो क्षार का दूसरा अभिक्रिया हम सब करा देते हैं अम्ल से। तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिस तरह से अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया था, वैसे ही क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके फिर से लवण और जल बनाएगा। मान लो ये एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अम्ल HCl से अभिक्रिया करा दिए तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा NaCl जो एक लवण है और प्लस जल H2O। तो इस तरह से हर अभिक्रिया जिसमें क्षार अम्ल से या अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है बनता है लवण और जल। लवण और जल जिस अभिक्रिया में बनता है उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। उदासीनीकरण इसलिए क्योंकि देखो अम्ल और क्षार दोनों की जो प्रवृत्ति होती है कुछ संचारित करने वाली होती है, पर दोनों के मिलने से लवण बन जाता है जो उस तरह की प्रक्रिया नहीं दिखाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दो पदार्थों के मिलने से एक उदासीन पदार्थ बन गया है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। इस लवण का नाम क्या होगा, तो इस लवण का नाम होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम घर में साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से दूसरा भी समझ गए। तो ढेर सारा अम्ल और ढेर सारा क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेगा, इसके उदाहरण की कोई कमी नहीं होगी, हम एक पर ही छोड़ रहे हैं। तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे अभिक्रिया की तो तीसरा अभिक्रिया होगा अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल को अभिक्रिया करवाए थे धातु के ऑक्साइड से, क्योंकि अम्ल था और धातु का जो ऑक्साइड था वो क्षारीय प्रकृति का था, तो अम्ल और क्षार वाली बात हो गई थी। यहाँ अधातु से ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, क्योंकि जो अधातु का ऑक्साइड है वो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है और उसको हमको अभिक्रिया कराना है क्षार से। तो अगर हम इसको क्षार से अभिक्रिया कराएं तो ये हो गया धातु का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, उधर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिए हैं, तो बनेगा क्या, ये कुछ ऐसा बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और यहाँ भी मुक्त होगा जल। समझ गए बात को। तो ये है अधातु के ऑक्साइड। पिछले वाले में मतलब अम्ल वाले में हम पढ़ते थे इधर HCl रखते थे और इधर कोई भी ऑक्साइड रख लेते थे, अम्ल और धातु का ऑक्साइड, तब बनता था लवण और जल। वो लवण और जल कैसे बनता था, तो इधर होता था CaCl2 और इधर हो जाता था H2O। तो ये अम्ल था तो ये क्षार वाला गुण दिखा देता था, कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड। यहाँ यही क्षार है तो ये किसका गुण दिखाएगा, ये अम्ल का गुण दिखाएगा। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड वाला तो पिछला था, रासायनिक गुण जब अम्ल का पढ़ रहे थे, यहाँ हम अधातु के ऑक्साइड को देख रहे हैं जो अम्लीय प्रकृति का हो रहा है, क्षार से अभिक्रिया करके फिर से लवण और जल बना दे रहा है। तो इसमें यही तीन गुण है, क्षार के रासायनिक गुण यही हैं, धातु से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया और अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे तुम्हारी मर्जी। क्षार के उपयोग, तो क्षार के उपयोग कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सबसे कॉमन क्षार है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कृत्रिम रेशा, जैसे नाइलॉन होता है वैसे रेयॉन भी होता है। तो कृत्रिम रेशा है रेयॉन, उसको बनाने में होता है, या फिर पेपर फैक्ट्री में पेपर बनाने के काम में भी आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका निर्माण मतलब इसका इस्तेमाल होता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और एक क्षार है
OH होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस पर हम सब पहले भी चर्चा किए हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है प्रति अम्ल के रूप में, यानी पेट में जब जलन हो रहा होता है तब जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। प्रति अम्ल या एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए क्षार के उपयोग। क्षार की कहानी हो गई यहाँ समाप्त।